ये प्रश्न का उत्तर है प्रश्न नंबर 1, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, जिसका ये आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। त्वरित वित्तीय प्रपत्र यह तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। यह सदस्य देशों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए IMF के वित्तीय समर्थन को और अधिक लचीला बनाने के लिए एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इसने IMF की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को बदल दिया और इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है। त्वरित ऋण सुविधा RCF। त्वरित ऋण सुविधा RCF निम्न आय वाले देशों LIC को तत्काल भुगतान संतुलन BOP की आवश्यकता प्रदान करती है। इसमें कोई पूर्व पश्चात शर्त नहीं है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न हो तो आवश्यक है और न ही व्यवहार्य। RCF की स्थापना गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट PRGT के तहत एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी, ताकि फंड की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके तथा संकट के समय निहित LIC की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके। RCF के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं: घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति और नाजुकता जैसे स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण तत्काल BOP जरूरतों के लिए एक नियमित खिड़की। अचानक बहिर्जात झटके की वजह से तत्काल BOP जरूरतों के लिए एक बहिर्जात शॉक विंडो और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली तत्काल BOP जरूरतों के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की, जहां क्षति सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20% के बराबर उससे अधिक होने का अनुमान है। आगे RCF के तहत पहुंच वार्षिक और संचयी सीमाओं के अधीन है, जिसमें बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की के लिए उच्च पहुंच सीमाएं लागू होती हैं। गैर PRGT पात्र देशों के लिए उच्च आय वाले देशों के लिए एक समान त्वरित वित्तीय प्रपत्र RFI उपलब्ध है। यानी कि यह प्रश्न UPSC का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। IMF 27 दिसंबर 1945 को संचालन में आया और आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 189 सदस्य देश शामिल हैं। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। IMF वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता का हासिल करने और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है। IMF संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से है ये भी, इसके बारे में पढ़ते हैं। की पॉइंट तो यह है अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि NER NEER। यह एक असमायोजित भारित और औसत दर है जिस पर एक देश की मुद्रा कई विदेशी देशों की एक बास्केट के लिए विनिमय करती है। नाम मात्र विनिमय दर विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू मुद्रा की मात्रा है। यह कई विदेशी मुद्राओं के
भारित औसत के मुकाबले एक मुद्रा के मूल्य की एक माप है। NEER में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को इंगित करती है, अतः कथन एक सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यह अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक या बास्केट के संबंध में किसी देश की मुद्रा का भारित औसत है। सूचकांक में प्रत्येक देश के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष व्यापार संतुलन की तुलना करके भार निर्धारित किया जाता है। नीर में वृद्धि का अर्थ है कि निर्यात अधिक महंगा हो जाता है और आयात सस्ता हो जाता है, इसलिए वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में कमी को दर्शाता है। इसलिए कथन दो सही नहीं है। नीर विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दरों का भारित गुणोत्तर औसत है। नीर का भारित औसत है, जिसे घरेलू कीमतों और विदेशी कीमतों के अनुपात से समायोजित किया जाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि की प्रवृत्ति नीर और रीर में अंतर पैदा करती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। की पॉइंट ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अर्थव्यवस्था से आया है, इसको पढ़ते हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य प्रपत्र है। यह सरकार के ऋण दायित्वों को स्वीकार करता है। सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों का प्रबंध RBI द्वारा किया जाता है, जो केंद्र की ओर से नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करता है। राज्य सरकारों के साथ किए गए समझौते के अनुसार RBI द्वारा राज्य सरकार के लेन देन किए जाते हैं। यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो RBI खुले बाजार प्रचालन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को जनता को बेचकर बाजार की तरलता को कम करने की कोशिश करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। रुपये का अवमूल्यन, इसका अर्थ डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट है। एक मुक्त अस्थायी विनिमय दर व्यवस्था में अवमूल्यन तब होता है जब डॉलर की मांग आपूर्ति से अधिक होती है। इसलिए डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, अतः कथन दो सही है। यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती है तो भारतीय बाजार में डॉलर की आमद होगी, जिससे रुपये में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में डॉलर की आपूर्ति को कम करने के लिए RBI बाजार से डॉलर खरीदना चाहेगा, अतः कथन 3 सही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, तो मैं आगे वीडियो और लाऊंगी।